हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव। आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, आखिरी सेशन रहेगा हमारा जो 650 प्लस एमसीक्यूज की आप लोग सीरीज जो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल 670 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। और ये हमारा लेक्चर नंबर 5 होगा जो लास्ट होगा। इससे पहले हमने 4 लेक्चर में ऑलरेडी 524 एमसीक्यूज कर लिए थे। और ये जितने भी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं, ये आपके आगामी परीक्षा जो आरओ का होने वाला है 11 फरवरी को, कुछ ही दिन में, और साथ ही साथ जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है 17 मार्च को, उसके लिए बेहद ही हेल्पफुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आपकी ई दृष्टि जो मैगजीन आई हुई है वार्षिकी, उसके बेस्ड है, और साथ ही साथ घटनासार, इन दोनों पर ही जो मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स की क्लास कराई थी, जो कि पूरे 12 लेक्चर में कंप्लीट कराई गई थी, उसके अंतर्गत जो भी मैंने हैंड रिटन नोट्स पढ़ाए हैं आपको, उसी पर बेस्ड ये पूरे एमसीक्यूज चलाए जा रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे मैंने इस एमसीक्यूज की पीडीएफ को डाल दी है विद आंसर की के साथ, और उसे आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि होगा 525 नंबर पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 18 दिसंबर 2023 को कहां पर दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर, एक साथ लगभग 20,000 लोगों के ध्यान लगाने की व्यवस्था है, स्वर वेद मंदिर, जो कि आपके वाराणसी में स्थित है। कहां पर स्थित होगा? वाराणसी में स्थित होगा। अगली बात करते हैं, हाल ही में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहां पर निर्मित किया गया है? तो अमेरिका में किया गया। दूसरा बड़ा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इससे पहले हमारे भारत के बाहर कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर स्थापित किया गया, जो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। लेकिन दूसरा अमेरिका में बनना है, जो लगभग 180 एकड़ में बनेगा, और ये अक्षरधाम से संबंधित मंदिर है, जो कि स्वामी नारायण जी को समर्पित है। यह भी मैंने पढ़ाया है। फिर आगे देखते हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर निर्माणाधीन सिल्क यारा सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए रेड होल माइनिंग तकनीक के अलावा ऑस्ट्रेलिया के किस इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट की सहायता ली गई थी? तो भाई वो दूसरा कौन था जिसकी सहायता ली गई थी? अर्नोल्ड डिस्क। क्या थी? अर्नोल्ड डिस्क। नेक्स्ट है, विश्व के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराने वाला तीसरा भारतीय खिलाड़ी कौन बन गया है? तो ये हो जाएगा कार्तिकेय मुरली। क्या हो जाएगा? कार्तिकेयन मुरली हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, 28 सितंबर 2023 को प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एवं भारत के हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का निधन हो गया। तो आप कहोगे जी बिल्कुल निधन हुआ, और उन्हें वर्ष 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यह भी बात मैंने आपको बताई थी। तो बिल्कुल इसका देखा जाएगा तो 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण वायुसेना अध्यक्ष वी.आर. चौधरी ने के द्वारा 8 अक्टूबर 2023 को कहां पर किया गया? तो प्रयागराज में बमरौली स्थित वायुसेना के मध्य कमान मुख्यालय में किया गया था। यह भी सही है। फिर आगे देखते हैं, नवंबर 2023 में जारी एडलगिव हुरुन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट में सब किसे दानदाताओं की सूची में स्थान प्राप्त हुआ है शीर्ष स्तर पे? तो शिव नाडर, जो कि एचसीएल कंपनी के निर्माता भी हैं, ठीक है, तो इनको जो है कि दिया गया शिव नाडर को। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 532 है यहाँ पे कि 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन महाअधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महरा, महारा, मेहरा, मेहर समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया? तो ये छत्तीसगढ़ में ये जातियां हैं, जिन्हें अब किसमें रखा जाएगा? अनुसूचित जातियों में रखा जाएगा। आगे बात करें, आदित्य L1 के मिशन से संबंधित कथनों पर विचार करना। पहली चीज, इसरो ने सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 को 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया। बिल्कुल सही बात है ये, और इसका प्रक्षेपण PSLV C59 से किया गया। यह पूर्णतः स्वदेशी आदित्य L1 को बंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने तैयार किया है। तो इस पे अगर हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल पहला और तीसरा ही सही है, क्योंकि इसको PSLV C57 के द्वारा भेजा गया था, न कि C59 के द्वारा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेटमेंट गलत है। फिर आगे देखें, भारत का पहला जिला जिसने आधिकारिक रूप से अपना जिला स्तरीय पेड़, फूल, पक्षी आदि को नामित कर दिया जिला स्तर पे, तो कासरगोड। कासरगोड ये किस राज्य में आएगा? ये जरा बताना कमेंट सेक्शन में। तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उनके किस उपन्यास के लिए साहित्य का प्रतिष्ठित जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उनका जो प्रसिद्ध उपन्यास है वो है फायरबर्ड। क्या है? फायरबर्ड, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, आर्मी मेडिकल कोर के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल संजीव मलिक ने कोलंबिया में आयोजित 42वें विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है? तो 5 उन्होंने स्वर्ण पदक जीते थे।
नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस ब्लॉक को दिया गया? तो तिरयानी कुमरम थीम ब्लॉक जो कि तेलंगाना में है, और दूसरे स्तर पे कौसाम्बी ब्लॉक आता है दूसरे नंबर पे। लेकिन यहाँ पे शीर्ष रैंकिंग पूछी जा रही है तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई आपको हैंड रिटन नोट्स में, कोई भी चीज इससे बाहर आपको नहीं मिलेगी। भारतीय मूल के किस उपन्यास को दिसंबर 2023 में सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित किया गया था? तो मीरा चंद जी को। नेक्स्ट है, हाल ही में सतह से सतह मार करने वाली कम दूरी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का ओडिशा तट से अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया था? सतह से सतह मार करने के लिए हमने प्रलय को तैयार किया है। मुंबई से संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा पाकिस्तान का। अगला प्रश्न है 541, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2022-23 में 26 नवंबर 2023 को जो जारी की गई थी, कौन सा विकल्प सही नहीं है? उत्तर प्रदेश सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य रहा, यह भी सही है। आंध्र प्रदेश सर्वाधिक अंडा उत्पादक राज्य रहा, यह भी सही है आपका। ऊन उत्पादन में राजस्थान सबसे बड़े उत्पादक राज्य में, यह भी सही है। कुछ उत्पादन में 12.20 हिस्सेदारी के साथ पश्चिम बंगाल सबसे अधिक मांस उत्पादन नहीं, सबसे अधिक मांस उत्पादन आपके यूपी में होता है, न कि पश्चिम बंगाल। तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा 541 का। बिहार विधानसभा ने सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति, जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में आरक्षण का कोटा 15% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने के लिए विधेयक पारित किया है? तो 50% से बढ़ाकर इसको 65% करने की बात की गई है। नेक्स्ट है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, अब फिर हम सही उत्तर का चयन करेंगे। तो पहला, यह मूलतः 118वां संविधान संशोधन विधेयक था और अधिनियमित होने के बाद 105वां वाला, तो पहला ही स्टेटमेंट गलत। ये 118वां नहीं था बल्कि 128वां था, और जब ये संवैधानिक संशोधन अधिनियम बना तो ये 106 नंबर पे आया, तो पहला गलत। यह अधिनियम लोकसभा एवं राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा सहित महिलाओं के लिए 33% आरक्षित सीट की बात करता है, यह सही है। राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी विधानसभा के लिए आरक्षण लागू नहीं होगा, यह भी सही बात है। तो ये दोनों ही मैंने पढ़ा था, तो 2 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। इट मींस कि सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा 543 का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रिवाइज हो रही होंगी यहाँ पे। अब आगे चलते हैं, जयपुर में स्थित वैक्स म्यूजिक में दिसंबर 2023 में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो भाई जयपुर में डॉक्टर अंबेडकर जी की किया गया था। नॉलेज ऑफ एक्सीलेंसी के रूप में भी जाना जाता है, नॉलेज मतलब स्टैचू ऑफ एक्सीलेंस और स्टैचू ऑफ नॉलेज के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बोर्ड ने 10 नवंबर 2023 को किस देश के क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से बाहर कर दिया है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। श्रीलंका को बाहर कर दिया गया है। वैश्विक जैव गठबंधन यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की बात करेंगे, जो कि G20 में शुरू किया गया था। 9 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाइडेन व लूला डी सिल्वा यानी कि ब्राजील और अमेरिका की उपस्थिति में जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन के गठन की घोषणा की थी। तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है। बायोफ्यूल अलायंस में शामिल होने वाले देशों से पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण को बढ़ाकर 20% तक करने की अपील इस अवसर पर पीएम मोदी ने की है। अब यहाँ पे कूट पूछा जा रहा है आपसे, तो आपको क्या बताना है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि मैंने बताया भी था कि एथेनॉल उत्पादन में हमारा इंडिया सबसे पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे ब्राजील और तीसरे पे अमेरिका आता है। ये भी चीज मैंने कवर की थी वहां पे। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को पेटा इंडिया द्वारा 2023 के सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जैकी श्रॉफ साहब को किया गया है। परमाणु ऊर्जा से संचालित किया जाने वाला दुनिया का पहला क्रूज जिसे 2025 तक समुद्र में उतारा जाएगा, ये हो जाएगा अर्थ 300। क्या नाम है इसका? अर्थ 300। राष्ट्रीय औषधि शिक्षा और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया अभी हाल ही में? तो गांधीनगर में किया गया राष्ट्रीय औषधि शिक्षा अनुसंधान संस्थान का। वह राज्य सरकार जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 14 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत की है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा सरकार ने किया है, तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एनपीएस वरीयता सूचकांक किसने लॉन्च किया? एनपीएस वरीयता सूचकांक की बात हो रही है, तो ये एचडीएफसी बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि प्रमिला मलिक को सितंबर 2023 में किस राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो ध्यान देना, प्रमिला मलिक को पहली महिला राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो ओडिशा सरकार के द्वारा, क्योंकि ओडिशा में इससे पहले कोई भी महिला राज्य विधानसभा की अध्यक्ष नहीं बनी थी आज तक।
फिर नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करना है। जैसे भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक बोट बाराकूडा को केरल के अलापुझा में लॉन्च किया गया, तो ये बात सही है। और इसका नाम तेज लंबी मछली और बाराकूडा के नाम पे रखा गया, यह भी बात सही है, क्योंकि मैंने आपको यह भी बताया था कि ये नोवाल्ट करके एक कंपनी है, उसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, रोटासोम या ऐसे करके कुछ था। अक्टूबर 2023 को दूरसंचार कंपनी नोकिया ने 6G तकनीक के विकास में तेजी लाने के लिए 6G लैब का उद्घाटन कहां पर किया है, तो बेंगलुरु में किया और नोकिया कंपनी के द्वारा किया गया है। फिर यहाँ पे राष्ट्रीय खेल हैं और उनका संबंधित खेल, जैसे अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किए हुए खिलाड़ी और उनसे संबंधित खेल की बात की जा रही है, तो आप इसमें देखोगे कि दीक्षा सागर जी क्या खेलती हैं, तो ये गोल्फ कर खेलती हैं। फिर अंतिम पंघाल की बात करेंगे तो ये कुश्ती खेलती हैं। शीतल देवी की बात करेंगे तो ये पैरा तीरंदाजी हैं। और अजय कुमार रेड्डी जी की ये दृष्टिबाधित क्रिकेट खेलते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट होगा। 556 पे देखेंगे, भारत का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहां पर स्थापित किया जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है नेशनल एजिंग सेंटर की बात कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा रेलवे से जुड़ी दो कंपनियां इरकॉन और राइट्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा देने के बाद नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई, 16 हो चुकी है, और महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई, 13 हो गई है। आगे प्रश्न को देखते हैं, छात्रों की सहायता के लिए एआई संचालित ऐप डाउट क्लियरेंस बॉट किसने लॉन्च किया, जो डाउट क्लियर करने के लिए तैयार किया गया, आंध्र प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। अंकटाड की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट 2023 की रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन सही है, उसे हमें चुनना है। तो जैसे भारत ने वर्ष 2022 में 49 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% कम था। तो मैंने ये चीज बताई थी बहुत डिटेल से, तो बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट तो सही है। अमेरिका, चीन, सिंगापुर क्रमशः शीर्ष एफडीआई अंतर प्रवाह वाले देश है, यानी सबसे अधिक एफडीआई कहां पर आती है, तो अमेरिका में आती है, मैंने बताया था। फिर चीन, फिर सिंगापुर। विश्व निवेश रिपोर्ट की इस 33वें संस्करण की थीम भी मैंने बताई थी, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। तो 1, 2, 3 तीनों ही यहां पर सही है। अब ये क्लास जो देख रहा होगा बच्चा, या जो भी आप लोग देख रहे होंगे, और अगर उससे पहले आपने हमारे करंट अफेयर्स हैंडरिटन नोट्स को देखा होगा, उसकी पूरी सीरीज को किया होगा 12 लेक्चर की, तो बहुत ही अच्छे से आप इस चीज को रिवाइज कर पा रहे होंगे, बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास को। आगे देखते हैं, द बुक्स ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस। ये जो पुस्तक लिखी गई है विवेक अग्निहोत्री के द्वारा लिखी गई। पीएम मोदी ने इसरो को कब तक एक स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य दिया है, तो 2035 तक इन्होंने कहा है कि अपना भी एक अंतरिक्ष स्टेशन हम लोग लॉन्च करेंगे। नेक्स्ट है 562 की बात करें, सितंबर 2023 को जया वर्मा सिन्हा ने रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है, तो यह बात बिल्कुल सही है, जो जया वर्मा सिन्हा ने, और ये महिला है, वह इस पद पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला भी है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है स्टेटमेंट। फिर आगे देखते हैं, दिसंबर 2023 में विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की फोर्ब्स सूची 2023 की घोषणा की गई, जिसमें इस बार 4 महिलाएं शामिल हुई, लेकिन यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयर, ये प्रथम स्थान पर थी, बिल्कुल सही, और दूसरे स्थान पे क्रिस्टिना लेगार्ड, तीसरे स्थान पे कमला हैरिस, और जबकि भारत के अंतर्गत 4 महिलाएं शामिल थी, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी कह रहा है भारत की 4 महिलाओं को इसमें स्थान दिया गया। तो 1 और 2 दोनों से। वो 4 महिलाएं कौन थी, पहले नंबर पे आपकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, दूसरे नंबर पे हैं आपके एक इसमें सोमा मंडल भी है, और इसमें एक रोशनी नाडर मल्होत्रा भी है, और एक और नाम है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने पढ़ाया है, तो आप लोगों को याद होगा, कमेंट। अब यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करने के लिए दिया हुआ है। तो हीरालाल समारिया जी की अगर आप बात करेंगे तो देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने हुए हैं, और ये पहले एसटी कैटेगरी के व्यक्ति जो इस पद तक पहुंचे हैं। राजेश नाम्बियार जी की बात करेंगे तो नेस्कॉम के चेयरमैन बनाए गए हैं। और कंचन देवी की अगर हम बात करेंगे, और अगर हम देखें यहाँ पे एडीबी अध्यक्ष की भी, तो आप देखोगे एडीबी अध्यक्ष तो बने भार्गव दास गुप्ता जी बने। कौन बने, भार्गव दास गुप्ता। लेकिन कंचन देवी की बात करेंगे तो भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRI की पहली महिला निदेशक भी बनाई गई है। अगला प्रश्न यहाँ पे 2023 में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया, तो ये मनाया गया था आपका 2 अगस्त को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया था। ठीक है, अगले देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 27वें दिल्ली पुस्तक मेला 2023 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 29 जुलाई से 2 अगस्त 2023 के मध्य इसका आयोजन प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया था, तो अक्सर हमेशा वहीं पे किया जाता है, और इसकी थीम थी राष्ट्र निर्माण में पुस्तकें। तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित दिवसों में, अगर हम देखते हैं निम्नलिखित दिवसों में पूछा जा रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मैंने बताया था 14 अगस्त 2023 को, और विश्व हेपेटाइटिस दिवस की अगर मैं बात करूं तो 28 जुलाई 2023 भी ठीक है,
और महिला मुस्लिम अधिकार दिवस 1 अगस्त को होता है। लेकिन डी ऑप्शन गलत है, आयुर्वेद दिवस 20 नवंबर 2023 को नहीं होता है। तो किस दिन होता है, कमेंट्स करके बताना आप लोग। हुरून इंडिया टॉप 100 अंडर 30, यानी कि 100 लोगों के अंदर जो 30 साल की उम्र के कम बच्चे होते हैं उनकी एक लिस्ट जारी की जाती है उद्यमी की। तो यहां पूछा जा रहा है, जेप्टो के संस्थापक कैवल्य बोरा 21 साल के और आदित्य पलीचा 22 साल के सूची में शीर्ष स्थान पे हैं। फिर स्किल मैक्टिस की 27 वर्षीय देवांशी केजरीवाल इस लिस्ट में शामिल सबसे कम उम्र की इसमें एक महिला भी हैं। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं और ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है, वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में किन खेलों को शामिल किया गया है। तो ओलंपिक में आपको क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल, बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, लैक्रोस ये सभी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में स्वदेश निर्मित 600 एंटी टैंक माइंस जिसे विभव नाम दिया गया जो भारतीय सेना में शामिल किया गया। डीआरडीओ द्वारा विकसित विभव एड पॉइंट अटैक एंड एक टैंक एंटी टैंक गोला बारूद है। तो इसकी बात करें तो ये दोनों ही बातें सही हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरिंग ट्रेनिंग सेंटर स्कूल कहां खोला जा रहा है। तो बेंगलुरु में खोला जा रहा है, दक्षिण एशिया का पहला होगा। अगले प्रश्न को देखें। नेक्स्ट है आपका, दिसंबर 2023 में जारी लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट लीड्स, यानी लीड्स सर्वे की बात की जा रही है और लगातार दूसरे साल अचीवर्स प्रदेश में लैंडलॉक श्रेणी में कौन शामिल हो गया। तो भाई लगातार जो है कि उत्तर प्रदेश इसमें शामिल हो गया और ये चीज मैंने बता दी है क्लास में ही। फिर आगे देखते हैं, नवंबर 2023 में जारी वैश्विक यूनिकॉर्न 2023 में भारत में कुल 72 यूनिकॉर्न शामिल हैं और इस स्थान से विश्व स्तर में अगर हम देखें तो भारत की स्थिति क्या आती है, तो तीसरे नंबर पे आती है और सबसे प्रथम नंबर पे आता है आपका यूएसए जो सबसे अधिक लगभग 663 यूनिकॉर्न के साथ नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे आता है चीन। ठीक है, अगर हम इस 72 यूनिकॉर्न की बात करें तो इसमें भी लगभग हमारे 8 यूपी के यूनिकॉर्न है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। सितंबर 2023 में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वर्ष 2023 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कंपनियों की सूची में माइक्रोसॉफ्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। शीर्ष 100 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी इंफोसिस है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है क्योंकि शीर्ष 100 में शामिल होने वाली इंफोसिस है नारायण मूर्ति जी की और माइक्रोसॉफ्ट जो कि टॉप पर है नंबर 1 पे। अगला प्रश्न, हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कात्यायनी अम्मा का संबंध किस राज्य से है। तो ये केरल से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा पहला स्थानीय मुद्रा स्वास्थ्य बॉन्ड जारी किया गया। इस बॉन्ड द्वारा जुटाई गई राशि से किस देश में इंटरनेशनल मेडिकल सेंटर के लिए एडीबी के इंटरमेड अस्पताल विस्तार परियोजना को दिया जाएगा। तो मंगोलिया में ये डेवलप किया जाएगा। फिर यहाँ पे सुमेलित नहीं है, पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है। तो कुछ पुस्तकें हैं और कुछ लेखक हैं, इनका मिलान हम देखते हैं कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आप देखोगे कि ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इकोनॉमिक फ्यूचर रघुराम राजन और रोहित लांबा, ये मैंने पढ़ा था। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टीएन शेषन महोदय की, ये भी बताई थी। विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की, लेकिन नेहरू तिब्बत और चीन ये नीरजा चौधरी की नहीं है। आगे देखते हैं, 14 अक्टूबर 2023 को निम्नलिखित में से किन बंदरगाहों के बीच यात्री फेरी सेवा 40 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद फिर से शुरू की गई है। तो ये हो जाएगा नागापट्टिनम, कंकेथुरई, जाफना, श्रीलंका। ये जो भारत और श्रीलंका के बीच में हमने बताया था कि दोबारा इन संबंधों को जो है कि शुरू किया जा रहा है, तो नौका योजना शुरू की गई है। नागापट्टिनम तमिलनाडु और कंकेथुरई जाफना श्रीलंका से संबंधित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, 579 की समाचारों की सुर्खियों में रहे लैसिते के बारे में कौन सा कथन सत्य है। लैसिते धर्मनिरपेक्षता का फ्रांसीसी विचार है। फ्रांसीसी सरकार ने घोषणा की कि फ्रांस के सरकारी विद्यालयों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा क्योंकि यह लैसिते सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो दोनों ही बातें सही हैं क्योंकि लैसिते एक फ्रांस की धर्मनिरपेक्ष विचारधारा पर फोकस करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 1 जनवरी 2024 से कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इसे फिर से 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है और ये 2029 तक जो है कि लगातार चलती रहेगी, जिसमें प्रत्येक परिवार को जो है कि 5 किलो के हिसाब से राशन मिलता है। नेक्स्ट है, समाचार सुर्खियों में रही बिहना दीदी, वैसे बहनी दीदी होना चाहिए था, इसके बारे में कौन सा कथन असत्य है। उनका असली नाम स्वाति नायक है। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान में कार्यरत कृषि वैज्ञानिक हैं। वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा उन्हें नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। बियाना दीदी का संबंध ओडिशा मयूरभंज जनपद से है। उन्होंने सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए शाहभागी धान प्रजाति को खोजा था। तो आप देखोगे डी वाला ही ऑप्शन गलत है क्योंकि वो पहली चीज तो वो अमेरिकी नागरिक नहीं बल्कि भारत की ही है। वो स्वाति नायक डॉक्टर, वो मूल भारतीय मूल की नहीं है।
फिर आगे देखते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्ययुगीन हथियार जो कि वाघ नख को भारत से लाने के लिए किसके साथ समझौता हुआ? तो ब्रिटेन के साथ समझौता हुआ, ये भी बताया था। अगला है, वित्त मंत्रालय ने वस्तु एवं सेवा कर अपीली पंचाट GST-AT के कितने पीठ देश में स्थापित किए जाने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है? तो कुल 31 पीठ इसकी स्थापित होंगी, प्रत्येक राज्यों में तो रहेगी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा विश्व का पहला BS6 स्टेज 7 इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल का प्रमोशन किया गया। यह प्रोटोटाइप किसके द्वारा विकसित किया गया? इस प्रोटोटाइप को टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के द्वारा विकसित किया गया है। अगस्त 2023 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा विमोचित कमल पुष्प की नई प्रजाति के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। इस नई प्रजाति का नाम नमो 108 रखा गया, बिल्कुल सही। इसे CSIR NBRI लखनऊ द्वारा विकसित किया गया, यह भी सही है। इस प्रजाति के खिलने का समय मार्च से दिसंबर तक होता है। तो आगे देख लेते हैं इसके बारे में कि कौन सा कथन सही है, तो तीनों ही सही है। अच्छा, इसको 108 नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें पूरी 108 पत्तियां होती हैं। जनरली कमल के फूल में आपको 20 से 25-30 पत्तियां दिखती हैं, लेकिन इसमें 108 पत्तियां होती हैं, इसलिए इसको ये नाम दिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार भारत में मैंग्रोव आवरण 4,992 वर्ग किलोमीटर है, सही है। और वर्ष 2019 की तुलना में देश में मैंग्रोव कवर 217 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। मैंग्रोव आवरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष 3 राज्य क्रमशः ओडिशा, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। तो अब इसकी व्याख्या पूछी जा रही है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। तो केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, क्योंकि असत्य पूछा जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 217 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि नहीं हुई थी। आगे देखते हैं, आबुआ वीर दिसोम अभियान ये कहां पर शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया गया झारखंड में। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के अंतर्राज्यीय दिवस पर या अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किस राज्य की सरकार ने राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिसंबर 2023 में भूटान के राजा ने असम सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाने की घोषणा की है, बिल्कुल सही बात है। और भारतीय राज्य असम की सीमा को साझा करने वाले इस प्रोजेक्ट का नाम गोगेफू स्मार्ट सिटी परियोजना रखा गया है, तो ये भी बात सही है। मैंने भारत और भूटान के संबंध में आपको बताया था। मेरा गांव मेरी धरोहर ये परियोजना, मेरा गांव मेरी धरोहर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप देखोगे 27 जुलाई 2023 को इस परियोजना का शुभारंभ किया गया केंद्रीय अमित शाह के द्वारा। यह परियोजना आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 5 लाख गांवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना। यह स्टेटमेंट गलत है। आगे देखें, इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया। फिर आगे देखते हैं, फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी 2023 की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय PSU है। तो क्या है भाई उस PSU का नाम? NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। G20 के नई दिल्ली शिखर सम्मेलन 2023 में प्रस्तावित भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे मैंने IMEC के रूप में बताया है आपको, G20 के तहत यह भी लॉन्च किया गया था। तो इससे कौन से देश से होकर ये नहीं गुजरेगा, यह पूछा जा रहा है कि कौन से देश से होकर ये नहीं गुजरेगा। तो देखिए UAE रहेगा, इसमें संयुक्त अरब मतलब कि सऊदी अरब रहेगा, इजराइल रहेगा, USA भी रहेगा, लेकिन तुर्की नहीं रहेगा। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशन है, इस पर विचार करना है कि कौन से सही है, कितने ऑपरेशन सही हैं। ऑपरेशन अजय की बात करेंगे तो इजराइल के युद्ध में फंसे युद्धों मतलब भारतीयों को निकालने के लिए, ऑपरेशन कावेरी सूडान के गृह युद्ध से निकालने के लिए, ऑपरेशन गंगा रूस यूक्रेन से निकालने के लिए, और ऑपरेशन शक्ति अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया। तो देखा जाए तो सभी सही है, लेकिन ध्यान देना कि यहाँ पे ऑपरेशन शक्ति की जगह पूरा नाम इसका था देवी शक्ति के रूप में। किस नाम से था? देवी शक्ति के रूप में। फिर नेक्स्ट है, गुजरात के गरबा नृत्य को दिसंबर 2023 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की घोषणा की गई और ये 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत बनी है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं 14वीं अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की, तो उसका नाम होगा दुर्गा पूजा, जो कि कोलकाता की थी और 2021 में उसे शामिल किया गया। ठीक, अगले प्रश्न को देखें 595। तो 3 नवंबर 2023 को केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहां पर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना के घरेलू परिचालन को शुरू किया? तो मुंबई में शुरू किया था। कहां पे? मुंबई में। फिर अगला है, दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल किस देश में स्थापित किया जा रहा है? यानी कि ये आपके समझौता IUCN के द्वारा किया गया था। तो ध्यान देना, IUCN की ब्रांच के तहत इसको स्थापित किया जा रहा है भारत में। कहां पर? भारत में।
बिहार की जातिगत जनगणना के आंकड़ों के संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये प्रश्न मैंने नहीं पढ़ाया था करंट में, क्योंकि इसकी कोई उपयोगिता नहीं लगी मुझे, लेकिन फिर भी यहाँ पे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, पिछड़ा वर्ग था 27%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.68%, लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग 46% नहीं था। नई दिल्ली G20 सम्मेलन में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारा के संबंध में कौन से 2 गलियारे प्रस्तावित किए गए हैं? तो यहां पर आप देखोगे कि वो 2 गलियारे रहेंगे जो आपके पूर्वी गलियारा और उत्तरी गलियारा, ये 2 गलियारों को जो है कि पेश किया गया है। तो इसको कूट में अगर हम देखेंगे तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3। फिर आगे देखें, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब MCC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार संगकारा जी को नियुक्त किया गया, जो कि श्रीलंका के खिलाड़ी रह चुके हैं। अंकोर वाट मंदिर को दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया और यह मूल रूप से भगवान शिव को समर्पित है। यही गलत है, मैंने बताया था कि यह मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित है और यहाँ पे हिंदू और बौद्ध धर्म की कथाएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि कंबोडिया एक बौद्धिक धर्म से संबंधित है, इसलिए भगवान बुद्ध की बातें मिलती हैं। और सूर्यवर्मन ने जब इसे स्थापित किया था तब वहां पे भगवान विष्णु के मतलब लिए स्थापित किया था। तो केवल पहला और दूसरा यहाँ पे सही है, बी वाला गलत हो जाएगा, मतलब बी सही रहेगा। हाल ही में ऑनलाइन ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म SOIC.in की एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश किस राज्य को पछाड़कर भारत की GDP में योगदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य हो गया? हालांकि भारत की GDP में ये 8% से अधिक योगदान कर रहा है। तो इसका अगर हम उत्तर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी तमिलनाडु को पछाड़ते हुए सेकंड नंबर पे आया। पहले नंबर पे कौन होता है? तो महाराष्ट्र होता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड रेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसे मलेशिया में लॉन्च किया गया। इस ट्रेन का नाम हुज रखा गया, ठीक है, वूश जिसे हम कहते हैं, और इसकी अधिकतम गति 350 प्रति किलोमीटर रहेगी, मतलब 350 किलोमीटर प्रति घंटा। और यह ट्रेन जकार्ता में पश्चिमी जावा प्रांत की राजधानी बांडुंग से जो है कि जुड़ती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ए, कि इसे मलेशिया में नहीं बल्कि इंडोनेशिया में लॉन्च किया गया था। कहां पे? इंडोनेशिया में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 3 सितंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के किस जनपद में टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी, जो कि भारत का पहला होगा और ये सहारनपुर में रखी गई है? अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर पद पर तैनात किस महिला को देश की पहली महिला ADC यानी AD कैप नियुक्त होने किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा मनीषा पाढ़ी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के यूट्रेक्ट विश्वविद्यालय के भूवैज्ञानिकों ने एक विशाल महाद्वीप आर्गोलैंड की खोज की है? तो सही हो जाएगा नीदरलैंड। जल इतिहास उत्सव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सही नहीं पूछा जा रहा है आपसे, तो जरा देख लेते हैं इसको कि क्या होगा इसका उत्तर। देखिए, 1 दिसंबर को जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जल मिशन ने दिल्ली के महरौली स्थित जहाज महल शमसी तालाब में आयोजित किया, बिल्कुल सही। और यह उत्सव जल विरासत पखवाड़े के समापन का प्रतीक है। जल विरासत पखवाड़े का आयोजन 15 से 30 नवंबर तक किया गया, लेकिन यह अभियान जल ही जीवन है, यह इसकी थीम नहीं थी, ठीक है, यह इसकी थीम नहीं थी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में वनटंगिया समुदाय के कौशल को निखारने के लिए किस जिले में वनटंगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया? तो ये गोंडा में लिया गया है, ठीक है, यूपी के गोंडा में। अगला है, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने सितंबर 2023 में देशवासियों को एडवाइजरी जारी करके किस देश में जाने के प्रति चौकस रहने के लिए कहा है? तो किस देश में? तो कनाडा में जाने के लिए, ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि कनाडा के जस्टिन ट्रूडो के साथ हमारे संबंध बिगड़ चुके हैं जस्टिन ट्रूडो के द्वारा। मालवीय मिशन की बात करेंगे तो ये आपका एक शिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो UGC के द्वारा शुरू किया गया और ये शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम है टीचरों के लिए। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 और इनका आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि कुछ लेखक हैं और उनकी पुस्तकें हैं, जो मैंने आपको बताया था कि जो साहित्य पुरस्कार दिया गया था, मतलब अगर आप देखोगे यहाँ पे साहित्य अकादमी द्वारा, तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत चारों ही मैंने आपको बताए थे। तो अगर आपको पता होगा कि संजीव जी को जो हिंदी में दिया गया था, ये दिया गया था आपको मुझे पहचानो पुस्तक के लिए, या उपन्यास भी कह सकते हो आप इनके, या कविता कह सकते हो। और अगर नीलम शरण गौर की बात करेंगे तो इन्हें मिला था अंग्रेजी में रेक्विएम इन रागा जानकी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं अरुण रंजन मिश्र संस्कृत के लिए, तो इन्हें मिला था शून्य मेघानम के लिए मिला था। और सादिका नवाब शहर उर्दू के लिए दिया गया था इन्हें राजदेव की अमराई। क्या था? राजदेव की
अमराई। तो ये हो गया आपका। आगे देखते हैं नवंबर 2023 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए 3 क्रिकेटरों में कौन शामिल नहीं है। तो देखो कौन कौन इसमें शामिल हुआ है हॉल ऑफ फेम में, अगर आप देखोगे तो वीरेंद्र सहवाग जी, अरविंद डिसिल्वा और डायन एडुल्जी, लेकिन गौतम गंभीर उसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है 5 अक्टूबर 2023 को साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के संबंध में बात करनी है। इस वर्ष यह पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन ओलाफ फासे को प्रदान किया गया था। बिल्कुल सही बात है। और जो वो शैली लिखते हैं ना उसे फासे मिनिमलाइज भी कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर इसी में, यह पुरस्कार उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अनकही को आवाज कर देते हैं उसके लिए दिया गया है क्या। तो हाँ बिल्कुल दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नागरिक और प्रसिद्ध लेखक को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड मिला है। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग पीस अवार्ड दिया गया है तो ये सलमान रश्दी जी को दिया गया है और ब्रिटिश नागरिक का दिया गया है। फिर आगे देखते हैं यहां पर अगला है टेनिस ग्रैंड स्लैम 2023 की बात होगी और महिला एकल विजेता। यह भी मैंने लिखा था कि ऑस्ट्रेलिया में कौन जीता, फ्रेंच में, विंबलडन में, यूएस में कौन जीता। तो ये पूरी जानकारी है आपको। तो देखते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था बेलारूस की आरेना सवालेंका ने, फ्रेंच ओपन जीता था आपके पोलैंड ने ईगा स्विटोक ने, और विंबलडन ओपन जीता था आपके मार्केट वोंडासरोवा चेक गणराज्य की, और यूएस ओपन जीता था आपके कोको गफ ने यूएसए से। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। आगे देखते हैं विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय 49 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ते अपना 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया। तो सेमीफाइनल वर्ल्ड कप हो रहा था, न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने लगाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ राज्यसभा की सीटें जहां पर अभी हाल ही में चुनाव हुए थे और मैंने नेशनल करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था कि मध्य प्रदेश में कितने हैं तो 230 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में कितनी होंगी 119 सीटें होंगी, और मिजोरम की बात करेंगे तो 40 सीटें होंगी। लेकिन तेलंगाना की यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, फिर से सही कर लेते हैं। देखो मध्य प्रदेश की कितनी होगी दोस्तों 230 सीटें होंगी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ की कितनी हो जाएगी 90 सीटें होंगी, तेलंगाना की 119 और मिजोरम की 40, और एक और राज्य था जिसका चुनाव हुआ था जिसकी सीटें कितनी थी, राजस्थान की 200 विधानसभा सीटें थी। 30 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने वर्चुअली कहां पर 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था। तो एम्स देवघर झारखंड में किया था और यहीं से इन्होंने टारगेट किया था, लक्ष्य किया था कि अब इसे 25,000 तक बढ़ाया जाएगा, यानी कि 25,000 तक हम इसे पहुंचाने का टारगेट करेंगे। अगला 7 नवंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर ने कहां पर 2 ऑस्ट्रेलिया विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की है। तो कहां पर की है भाई, तो अगर आप बात करोगे तो ये हो जाएगा आपके जामनगर में हो जाएगा, ठीक है, जामनगर में। अगला है 22 नवंबर 2023 को किस देश में 2 गीगावाट के विश्व के पहले सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल धाफरा सोलर फोटोवोल्टेइक इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया। तो ये COP28 के अंतर्गत यूएई में किया गया जिसमें दुबई में होगा ओपन। अगला है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का यहाँ पर मिलान करना है हमें कि कौन किससे संबंधित है। तो यहां देखते हैं हिना जायसवाल क्यों चर्चा में, क्योंकि वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर बनी है। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। माधुरी पुरी बुच ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष रह चुकी हैं, और गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंधक निदेशक भी रह चुकी हैं। तो बिल्कुल सही है, चारों ही मिलान है आपने सामने। अगला प्रश्न है 29 नवंबर 2023 को यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में फास्ट ट्रैक अदालतों को कितनी अवधि के लिए जारी रखने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। तो केवल 3 वर्ष, और 3 वर्षों में फास्ट ट्रैक को अपना निर्णय देना पड़ेगा, यही इसमें आदेश भी है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि भारत की पहली महिला जिसे दिसंबर 2023 में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में शामिल किया गया, यह भी बताया था मैंने, उमा शेखर, और ये पहली भारतीय महिला होंगी। फिर यहाँ पे राज्य और उनके मुख्यमंत्री, सेम यही यूपीपीसीएस के प्रश्न हैं, सेम उसी चीज को यहाँ पे रिपीट किया गया है। तो जरा देख लेते हैं, राजस्थान के जो मुख्यमंत्री बने हैं पंडित जी बने हैं भजनलाल शर्मा जी, मिजोरम के बने हैं लाल दुहोमा जो कि पूर्व IPS ऑफिसर रह चुके हैं, तेलंगाना की बात करेंगे तो रेवंत रेड्डी जी हैं, और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो विष्णुदेव सहाय जी, और MP में कौन बना है, डॉक्टर मोहन यादव जी बने हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं हम, अगला प्रश्न 624 अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता 2023 में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। सेनिस पलासियोस ने जीता था, निकारागुआ की है ये। ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑफ ऑन व्हील्स किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा की गई है। फिर अगला है
20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो हो जाएगा एंडलेस बॉर्डर्स को दिया गया। किसको दिया गया? एंडलेस बॉर्डर को। 20 से 28 नवंबर 2023 को गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ICFT यूनेस्को गांधी पदक से फिल्म को सम्मानित किया गया। वो कौन सी फिल्म थी? तो ड्रिफ्ट थी। क्या थी फिल्म का नाम? ड्रिफ्ट। आगे देखते हैं, यहीं पर पुरस्कार जो है कि सेम टू सेम प्रश्न है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता माइकल डगलस को दिया गया। फिर यहाँ पे सेम रिपीट किया गया प्रश्न कि 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT कौन थी? तो पंचायतन सीजन या पंचायत सीजन 2 दीपक मिश्रा के डायरेक्टरेट में थी, यह भी मैंने बताया था। फिर नेक्स्ट दोबारा पूछा जा रहा है कि सर्वश्रेष्ठ डेब्यू फीचर फिल्म किस फिल्म को प्रदान किया गया है? तो व्हेन द सीडलिंग्स ग्रो, यानी कि रेगर आजाद सीरिया पे आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न फिर इसी पे सेम रिपीटेड किया गया है कि फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सिल्वर पीकॉक किसने जीता है? तो मेलोनी थियरी, जो कि पार्टी ऑफ फुल फ्रांस है, ये जो है कि इनकी मूवी थी मेलोनी थियरी। देखिए, एक ही प्रश्न से मैंने जहां एक जगह आपको सारी चीजें बताई थी, वहां पर इन्होंने अलग अलग प्रश्न के माध्यम से बनाया है। अब यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पीकॉक पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो भाई ये थे स्टीफन कोमांडेरेव, जो कि पिक्चर बनाई थी उन्होंने बुल्गारिया फिल्म ब्लॉगॉस लेसेंस, इनको मिला था। फिर यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बता दीजिए, पैरिया रहीमी सैम, जो कि एंडलेस बॉर्डर में ही शामिल थे। अब यहां पर आते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो सबसे गर्म वर्ष 2023 का रहा है, और ये अभी हालिया रिपोर्ट आई है। COP28 के बारे में अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2028 में COP33 में आयोजित प्रस्तावित किया है कि भारत में इसका प्रस्ताव किया जाए, मतलब भारत में आयोजित होगा, बिल्कुल सही है। नरेंद्र मोदी जी ने जन सहभागिता से कार्बन सिंक सृजित करने हेतु ग्रीन क्रेडिट इनिशिएट 1 दिसंबर 2023 को लॉन्च किया ग्रीन क्रेडिट पहल के रूप में, तो यह भी बात सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। COP28 के बारे में और भी चीजें कि 22 देशों ने नाभिकीय ऊर्जा क्षमता को 2050 तक वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 3 गुना करने के लिए घोषणा पत्र किया है, बिल्कुल सही। और 118 देशों ने मिलकर वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को सन 2023 तक बढ़ाकर 3 गुना करने पर घोषणा पत्र की है, तो यह भी बात आपकी सही है कि नहीं। और यहाँ पर इस समझौते पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए क्या? अभी भारत के बारे में भी पूछा जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे 636 का हो जाएगा 3 कि 1 2 3 ये तीनों ही बातें यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न, COP28 में 118 देशों ने वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता को 2030 तक बढ़ाकर 3 गुना करने पर संकल्प पे भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। ऐसा क्यों नहीं? ऐसा क्या कारण था कि भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए? क्योंकि भारत ने स्पष्ट कहा कि भाई मसौदा पत्र में कोयले के इस्तेमाल को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का उल्लेख था, जो कि हमारे यहाँ अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2030 बहुत दूर थोड़े, 6 साल तो बचे हुए हैं। लेकिन भारत के पास अभी ना तो तकनीकी रूप से भी इतने सक्षम हुए हैं कि हम नवीकरणीय ऊर्जा को पूरी तरीके से अपना ले। हालांकि मैंने आपको आंकड़े में बताया भी था कि 30% से अधिक हम नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, संसद की शीतकालीन सत्र में पारित जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? 2004 के अधिनियम में उल्लिखित वाक्यांश कमजोर और वंचित वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग से प्रतिस्थापित किया गया, वीकर और अंडर प्रिविलेज को अब OBC वर्ग में रखा जाएगा। कश्मीर घाटी और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का अनुपात अलग अलग है। शिक्षण संस्थाओं में सरकारी नौकरियों में महिलाओं और बालिकाओं के लिए 25% सीटें आरक्षित हैं, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ऑफ, क्योंकि आपसे पूछा जाता कौन सा कथन सही है, तो उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। जम्मू कश्मीर जो पुनर्गठन अधिनियम 2023 आया था, उसमें क्या किया? जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़ाकर 90 कर दी गई। 7 सीटें अनुसूचित जातियों और 9 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई। उपराज्यपाल कश्मीरी प्रवासियों में से 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित कर सकेंगे, जिनमें से एक महिला होगी। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर से भारत में विस्थापितों में एक व्यक्ति को उपराज्यपाल नामित करेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन सा कथन सही है, तो अगर आप देखोगे तो सभी चारों के चारों कथन सही है। यानी अब वहां पे विधानसभा सीट 83 से बढ़ा के 90 कर दी गई, जिसमें 7 SC कैटेगरी के लिए और 9 ST कैटेगरी के लिए रिजर्व हो गई है। और 2 सदस्यों को जो नॉमिनेट किया जाएगा कश्मीरी प्रवासी के रूप में, उसमें एक महिला भी शामिल रहेगी। अगला है, यूनेस्को द्वारा किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया? तो गरबा गुजरात को घोषित किया गया 15 नंबर पे। नेक्स्ट है, लोकसभा की सदस्य महुआ मोइत्रा को 8 दिसंबर 2023 को किस संसद से निष्कासित कर दिया गया और वे किस राजनीतिक दल से संबंधित थी?
तो वो आपके तृणमूल कांग्रेस से संबंधित थी, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की अध्यक्षता में ये पार्टी चलती है। अगला यहाँ पे समाचारों की सुर्खियों में रहा फगरा डल्सज फजाल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? गजबी नाम है, आइसलैंड। संसद में सुरक्षा चूक से सबक लेते हुए संसद की सुरक्षा का कार्य केंद्रीय गृह औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ को सौंपा गया और सीआईएसएफ के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? अगर हम बात करें इसकी तो कौन सा कथन असत्य है, तो अगर आप देखोगे कि इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, तो हम कहेंगे ये बात तो सही है। इसकी अपनी स्वयं की एक अग्निरोधी विंग भी है, यह भी सही है। यह देश की 350 से अधिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में तैनात, यह भी सही। इसमें महिला सैनिक नहीं, ये गलत है, क्योंकि सीआईएसएफ में महिला सैनिक भी शामिल रहती हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त किए जाने के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने जो 11 दिसंबर 2023 को जो निर्णय दिया, वो क्या निर्णय दिया कि 370 एक अस्थायी प्रावधान था, बिल्कुल यही माना गया था। ठीक है, आगे देखें तो इसको एक अस्थायी प्रावधान माना गया था। आगे अनुच्छेद 370 का अस्तित्व समाप्त होने की अधिसूचना जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति जम्मू कश्मीर संविधान सभा के भंग होने के बाद भी बनी रहती है और अनुच्छेद 1 और 370 के तहत जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, यह भी बात सही है। फिर आगे देखते हैं, चुनाव आयोग 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा, यह भी सही है। और जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, यह भी सही है। तो उपयुक्त पांचों ही सही है। यहाँ पे राज्य का मतलब ये नहीं कि आप जम्मू कश्मीर राज्य, यहाँ यूनियन टेरिटरीज के रूप में भी रखा जा रहा है, तो भी सही है। आगे देखिए, जम्मू कश्मीर सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ 11 दिसंबर 2023 के निर्णय के बारे में कौन सा कथन गलत है? जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने का फैसला वैध माना गया है क्या? ये बताइए। तो बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिशें राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होंगी? बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी, यही स्टेटमेंट गलत है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति की घोषणा की वैधता पर फैसला देने की आवश्यकता नहीं है और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 स्थायीता राष्ट्रपति के पास से रद्द करने की शक्ति अब भी है, तो बी वाला गलत हो गया। फिर इसी में जम्मू कश्मीर में सत्य एवं सुलह आयोग का गठन किए जाने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया? तो ये दिया गया था जम्मू कश्मीर के बारे में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के मामले की सुनवाई करने वाली 5 सदस्यीय संविधान सभा के पीठ के जो सदस्य न्यायमूर्ति संजय किशन, इनके द्वारा यह दिया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्य विधानसभाओं के जो मुख्यमंत्री बने उनका क्रम मिलान करना। जैसे मिजोरम के लाल दुहोमा है, तेलंगाना के अनुमला रेवंत रेड्डी हैं, छत्तीसगढ़ के विष्णुदेव सहाय हैं, मध्य प्रदेश के मोहन यादव, राजस्थान के भजनलाल शर्मा। तो पांचों ही कथन सही हैं, तो सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विकसित भारत @2047 युवाओं की आवाज, इसका शुभारंभ कब किया गया? तो इसका शुभारंभ 25 सितंबर 2023 को किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना में शामिल आईएनएस तार मुगली, ध्यान देना तार मुगली के बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा कथन एक सही नहीं है? यह एक युद्धपोत है, एकमात्र युद्धपोत है जो 2 देशों की नौसेना में शामिल हो रहा है। तो आपको ऐसा लगता है? तो हम कहेंगे बिल्कुल यहाँ पे। और इस युद्धपोत ने 3 नामों आईएनएस तिलांचांग, आईएमएस मतलब MCGS होरावी और आईएनएस तार मुगली से सेवाएं प्रदान की। इसे एक युद्धपोत म्यूजियम के रूप में विशाखापत्तनम में स्थापित कर दिया गया और ट्रेन कैट क्लास के इस युद्धपोत को भारत सरकार द्वारा 2006 में मालदीव नेवल डिफेंस फोर्सेस गिफ्ट कर दिया गया था। तो 649 का सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग अब 649 की बात करेंगे, तो मतलब 650 की। संसद द्वारा पारित मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा शर्तें कार्यकाल 2023, इस पे विचार करो भाई। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के संस्तुतियों के आधार पर की जाएगी। बिल्कुल, चयन समिति के द्वारा ही अब किया जाएगा। ठीक है, याद रखना ये चीजें। और बात करें, चयन समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे, एक कैबिनेट मंत्री रहेंगे और लोकसभा में नेता विपक्ष अथवा सबसे बड़ा दल का नेता, यह भी सही है। सर्च कमेटी 5 नामों की संस्तुति नियुक्ति समिति को करेगा और सर्च कमेटी में केंद्रीय विधि मंत्री तथा 2 केंद्रीय सचिव भी होंगे। तो कौन सा सही है? सभी के सभी चारों स्टेटमेंट सही हैं आपके। भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा प्रस्तुत की गई। कृत्रिम मेधा पर विश्व का पहला कानून कृत्रिम मेधा अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया? इट मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो ब्लेचले जो समिट हुई थी, तो इस पे जो आपका कृत्रिम मेधा जो कानून आया वो यूरोपीय संघ के द्वारा लाया गया है। नेक्स्ट है आपका क्वेप 28 के बारे में बात करेंगे। तो 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा को वैश्विक क्षमता को 3 गुना बढ़ाकर 11,000 गीगावाट करना है, सही है। 2030 तक ऊर्जा दक्षता में सुधार करते हुए इसकी वैश्विक औसत वार्षिक दर 2 गुना कर
मतलब दोगुना करना है तो इसमें पूछा जा रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। फिर यहाँ पे लीड्स की बात करेंगे, जो लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंस सूचकांक में अचीवर की श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल नहीं है, कौन सा राज्य यहाँ पे शामिल नहीं है। तो अगर आप देखोगे तो अचीवर की बात हो रही है ना, अचीवर की बात, तो इसमें आपका महाराष्ट्र शामिल नहीं है क्योंकि तटीय क्षेत्र में आता है। विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय या व्यवसाय स्थल कौन सा है दोस्तों, सबसे बड़ा कार्यालय या व्यवसाय स्थल, तो आपका हो जाएगा सूरत डायमंड बोर्स सूरत, ठीक है, ये हीरे का सबसे बड़ा कार्यालय है यहाँ पे। शांति निशस्त्रीकरण विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को ही दिया गया, ए और बी, इट मीन्स कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि हाल ही में किस देश के न्यायालय ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी है या सजा सुना दी है, तो ये हो जाएगा कतर। समर की बात करेंगे, इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। समर एक वायु गुणवत्ता समिति है, भारत में विकसित वायु रक्षा प्रणाली है, इसे भारतीय नौसेना द्वारा रूस से प्राप्त वायु से वायु मार करने वाली मिसाइल को प्रयुक्त करते हुए विकसित किया गया है। इसका पूरा नाम है सरफेस टू एयर मिसाइल एज फॉर एस्योर्ड रिटेलिएशन, और इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन है कि इसे वायुसेना में शामिल कर लिया गया, यही गलत है। स्पेक्स 2030 पहल किसके द्वारा गठित की गई, स्पेक्स 2030 तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट है COP28 का आयोजन कहाँ पे किया गया, दुबई में किया गया। और COP29 का दोस्तों कहाँ पे होगा, अजरबैजान में होगा। COP30 की बात करेंगे तो ब्राजील में होगा। COP27 कहाँ हुआ, मिस्र में। COP26 कहाँ हुआ, ग्लासगो, ठीक है। इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी GPI शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया, तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में। अगला पॉइंट है यहाँ पर 662 नंबर है, बस 10 क्वेश्चन और है दोस्तों, आपके अगले 5 मिनट में ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और इसी प्रकार की MCQ सीरीज आप लोगों ने देखा होगा, यूपी PCS 2023 प्रीलिम्स में मैंने कराए थे, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फंस गए थे करंट अफेयर्स के। और इसी तरीके से जो 2024 का पेपर होने वाला है 17 मार्च को, उससे पहले 11 फरवरी के बाद मैं फिर एक शुरू करूंगा जो यूपी PCS पे बेस्ड होगी। हालांकि ये भी सीरीज पूरी की पूरी सेम उसी पर काम करेगी, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा क्लासेस को मैं लेकर आऊंगा वहां पर। जैसे हाल ही में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे किए। दक्षिण कोरिया के बारे में हमें बात करनी है, तो ओसिनिक सिटी नामक तैरता हुआ शहर दक्षिणी कोरिया में स्थापित किया जा रहा है। और यून सुक इयोल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। इसरो ने दक्षिण कोरिया के सैन्य उपग्रह ANASIS-2 यानी सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है भाई, पता होना चाहिए। तो सी, पहला और दूसरा ही सही है, तीसरा गलत है। और ये जो ओसिनिक सिटी है जो दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में जो है कि शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पुस्तक है और यहाँ पे लेखक है, और आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन कौन से मिलान है, कौन कौन से नहीं है। तो इसमें पूछा रहा है सुमेलित नहीं है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अगर मैं बात करूं द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की अगर मैं बात करूं, तो ये आपका बिल्कुल सही है, अरुंधति राय का हो जाएगा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये अरुंधति राय की हो जाएगी। लज्जा की बात करेंगे तो तस्लीमा नसरीन की नहीं है दोस्तों, लज्जा इनकी नहीं है। 3 तलाक एग्जामिनिंग फेथ जो था सलमान रश्दी किया। द गोल्डन हाउस सलमान खुर्शीद की है, लेकिन सेकंड वाला गलत है, इट मींस कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही मिलान नहीं किया गया। अगला प्रश्न है, G20 समूह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पूछा जा रहा है, गलत। तो गलत देख लेते कौन सा है भाई। तो पहला स्टेटमेंट है कि G20 समूह की स्थापना 26 दिसंबर 1999 को की गई थी। G20 का कोई स्थायी मुख्यालय नहीं है। G20 एक घुलनशील अध्यक्षीय प्रणाली के माध्यम से संचालित होता है। ब्रिटेन 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 की अध्यक्षता संभालेगा। और भारतीय अध्यक्षता के तहत 2023 में G20 एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य विषय पर केंद्रित किया गया था। तो यहाँ पर पूछा रहा है गलत स्टेटमेंट, तो पहली चीज तो यही गलत हो गई, क्योंकि ब्रिटेन को नहीं दी गई थी, ब्राजील को दी गई थी। किसको दी गई थी, ब्राजील को दी गई थी। और इसीलिए केवल तीसरा स्टेटमेंट ही गलत है, बाकी पहला भी सही है, 1999 स्थापित हुआ। दूसरा भी सही है कि इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं है, और चौथा भी सही है। अगला प्रश्न है यहां पर, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% आरक्षण का प्रावधान करेगा, यह भी सही है। भारत के पुराने संसद भवन को अब संविधान सदन कहा जाएगा, यह भी सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 132 देशों में 40वीं है। और यहाँ पे कौन सा कथन स्टेटमेंट सही है ये पूछा है, तो तीनों ही सही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक भी मैंने आपको बताया था, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात कर लेते हैं भाई। तो क्या बात होती है, यह प्रत्येक अक्टूबर में कंसर्न वेल्ट मतलब कि हंगर हिल्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और इसमें 125 देशों में भारत की रैंकिंग 111वीं है। 2023 में 125 देशों में से पाकिस्तान की रैंकिंग
81वीं है, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर आप देखोगे तो केवल तीसरा अगर आप देखोगे कि केवल, तो यहाँ पर दोस्तों जो स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, यहाँ पूछना चाहिए था कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही नहीं की बात करेंगे तो पाकिस्तान वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो रैंकिंग है वो 102 रैंकिंग है, जबकि यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रहा है हमें, 81वीं दे रहा है। तो यही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी रैंकिंग 102 है, तो ये गलत होगा। इसीलिए केवल तीसरा स्टेटमेंट ही गलत होगा। ये यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सही करना है, यहाँ पूछना चाहिए था इन्हें सही नहीं है, ठीक है। बाकी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ पुरस्कार हैं और उनको सुमेलित करना है भाई। तो जरा देख लेते हैं किससे किससे संबंधित कोई पुरस्कार है। तो इसकी बात अगर की जाएगी तो हम देखते हैं क्या है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भारत का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, जिसको चिकित्सा में, भौतिक में, रसायन में, अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है। मैन बुकर पुरस्कार की बात करेंगे तो ये आपको दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। और अगर ग्रैमी अवार्ड की बात करेंगे तो ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, जबकि एमी अवार्ड्स की बात करेंगे तो टेलीविजन से संबंधित है, यानी कि फिल्म वगैरह से दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं अगला प्रश्न 668 नंबर पे। हाल ही में जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024 के संग वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी की गई थी, और ये 20वां संस्करण था, ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। फिर आगे देखेंगे कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए ने इस रैंकिंग में सर्वोच्च रैंकिंग हासिल की थी, तो ये गलत है। स्टैनफोर्ड जो है कि ये दूसरे नंबर पे था, जबकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूंगा तो ये पहले नंबर पे थी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया यहाँ पे भाई पहले ही। अब सूची में 91 भारतीय संस्थानों के साथ भारत अब विश्वविद्यालय रैंकिंग में चौथा सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला देश है। तो 1 और 3 दोनों ही स्टेटमेंट सही है कि भारत के लिए अच्छी उपलब्धि थी। अगला प्रश्न है मेरी माटी मेरा देश, इससे संबंधित बात करेंगे तो इसकी टैग लाइन थी मिट्टी को नमन वीरों को वंदन, ये भी ठीक है। यह अभियान 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलाया गया, और इस अभियान के तहत वीरों की स्मृति में देश की लाखों ग्राम पंचायतों में विशेष शिलालेख भी लगाए गए थे। तो ये भी आप बात करोगे तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो केवल दूसरा ही वाला गलत है, क्योंकि ये इतने ही समय तक नहीं, ये काफी लंबे समय तक चलाया गया था। मैंने बताया उसे टॉपिक के अंतर्गत, तो वहां से देख लेना आप लोग। आगे देखते हैं भारत में आयोजित 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के बारे में। इस विश्व कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अपना 5वां खिताब जीता। तो नहीं, 5वां नहीं, कम से कम 6वां या 7वां खिताब था, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है। क्रिकेट विश्व कप 2023 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड के रचिंद्र रविंद्र थे, तो ये भी गलत है। और इस विश्व कप में कुल 10 राष्ट्रीय टीमों ने भाग लिया था, ये सही है। विश्व कप के इतिहास में पहला मौका था जब वेस्टइंडीज टीम ने किसी 1 दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भाग नहीं लिया था, यानी वेस्टइंडीज ने इस बार टीम में भाग नहीं लिया था, ऐसा पहली बार था। तो केवल पहला और दूसरा स्टेटमेंट गलत था, बाकी तो सही है। और अब हमारा आज की सीरीज का लास्ट होगा ये प्रश्न, और ये 650 एमसीक्यू जो प्लस सीरीज थी, जिसमें टोटल 671 प्रश्न आप कर रहे हैं, जहां से आपको आरओ में प्रश्न देखने को तो मिलेंगे ही, साथ में यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स में भी यहां से प्रश्न पूरे के पूरे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी तरीके से ई दृष्टि और घटना सार पे बेस्ड थी। जहां पर मैंने हैंड रिटन नोट्स में जो क्लासेस कराई थी, वहां से ही मैक्सिमम सारे प्रश्न हैं, आपको देखने को मिले भी होंगे कि 670 में से लगभग 500 साढ़े 500 प्रश्न वहीं से देखने को मिल रहे हैं। तो आपका बहुत अच्छे से रिवीजन भी हो गया होगा, और इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम पे प्राप्त कर सकते हो। बाकी करंट अफेयर्स की पीडीएफ के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो, और वहां पर आप क्लासेस को फॉलो करोगे, वहां पे आपको सारा प्रोसीजर पता चल जाएगा कि कैसे उसकी पीडीएफ मिल सकती है हैंड रिटन नोट्स की। तो अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न की बात करेंगे कि 19वें एशियाई खेल 2023 में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर के तक चीन के झांगझू में आयोजित किए गए थे। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदकों के साथ 107 पदक जीते। एशियाई खेल 2023 की रैंकिंग में जापान 201 स्वर्ण पदक के साथ पहले स्थान पे था। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता कि जापान हो, बल्कि कौन होगा? एशिया में तो सबसे बेस्ट प्रदर्शन चीन करता है। तो तीसरा गलत है, पहला दूसरा सही है, और यहाँ सही पूछा रहा है तो केवल कथन 1 और 2 दोनों ही सही है। तो अब इसी के साथ आज हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, साथ ही साथ चैनल को पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।